मे बी साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद कि अच्छा कुछ ऐसा भी होता था, मैं ये भी कर सकता था, ये कर सकती थी आफ्टर द बीटेक। मेरे को तो किसी ने बताया नहीं इस चीज के बारे में। तो मैं वो सारी करियर इंफॉर्मेशन जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, चाहे वो हायर स्टडीज की डोमेन में हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो अब्रॉड से रिलेटेड हो, तो जो भी करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है वो मैं सारी आप लोगों को उसका डिटेल्स आज बताऊंगा। ठीक है। ऑल्दो की कुछ टॉपिक्स मेरे को कॉलेज की तरफ से भी हैं कि जिसमें मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वो वाला पार्ट भी हम लोग सारा कवर करेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा ये बता दीजिए, आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे जो है वो मैकेनिकल ब्रांच से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेजोरिटी कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, ओके। एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ओके गुड। देखिए ब्रांच क्यों मैंने पूछा आप लोगों से, आई थिंक यही ब्रांचेस है, इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना यहाँ पे, यही ब्रांचेस है सारी। तो ब्रांच पूछने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि बहुत सारी चीजें आज के टाइम पे जो है वो ब्रांच स्पेसिफिक तो है ही है कि मैंने सपोज मैकेनिकल में बीटेक किया है या मैंने इलेक्ट्रिकल में किया या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, तो ब्रांच स्पेसिफिक है। लेकिन जो आज का जो टाइम है वो कोर रहा ही नहीं, अपनी ब्रांच स्पेसिफिक रहा ही नहीं। आज का जो एक टाइम आ गया वो इंटरडिसिप्लिनरी का टाइम आ गया। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, पहले जो एक कार होती थी जो टोटली एक मैकेनिकल डिवाइस होती थी, तो वो एक कार मैकेनिकल तक लिमिटेड नहीं रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, उसमें इलेक्ट्रिकल तो चलो पहले भी होता था, कंप्यूटर साइंस भी उसमें एंटर कर गया, तो हर डोमेन उसमें एंटर कर गया, राइट। तो इसी हिसाब से जब आप लर्न करते हैं, स्पेशली जब आप हायर स्टडीज डोमेन में रहते हैं, तो अब उस तरीके से रिसर्च नहीं होती है जैसे पहले होती थी। कि अब वो चीज का रिसर्च नहीं है कि अगर सपोज मेरे को एक ब्रिज बनाना है तो मेरे को पहले एक ब्रिज डिजाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसका रेप्लिका, फिर मैं उसमें लोड लगा लगा के देखूंगा, फिर मैं उसमें रीडिंग नोट करूंगा, वो टाइम गया है, राइट। अब टाइम तो ये बहुत पहले ही चेंज हो गया था कि जब आप सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें बनाते थे वहीं पे एनालिसिस कर लेते थे। अब पहले क्या होता था, वो डाटा हम लोग कलेक्ट करते थे कि वो डाटा हमारे पास आया है, चाहे मैं किसी भी डोमेन की बात करूं, जब हम बाद में जाके हायर स्टडीज करते हैं तो वो डाटा आता था, उस डाटा को हम लोग जो है फिर बाद में उसको, अब आज का टाइम आ गया, उस डाटा का यूज करके हम लोग एआई टूल्स बना रहे हैं, राइट। बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आज, कोई मतलब डाटा का कोई ऐसे लैक नहीं है, मतलब डाटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पहले आज के 5 साल 10 साल पीछे चले जाओगे तो काम होता था डाटा कलेक्शन के ऊपर। आज जो वो टाइम आ गया कि जिस उस डाटा को यूज करके हमें रिसोर्सेज देने हैं, हमें सॉल्यूशंस देने हैं सोसाइटी को, राइट। जैसे चैट जीपीटी क्या है, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है कि वो खुद से लिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना भी डाटा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसमें से बेस्ट आपको निकाल के लिख देना है कि अच्छा भाई ये है, यही कर रहा है चैट जीपीटी। ऐसे बहुत टूल्स हैं, राइट। पुरानी फोटो को अब आप लोगों को देखते हो उसको कलर करते आ रहे हैं, उसमें भी एनिमेशंस डाल दिए हैं। ये क्या चीज है? ये एआई है, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। गाड़ी है, ये अडास सिस्टम आ गया, ये क्या चीज है? सेंसर लगा दिए उसने कि उसने सिर्फ जो व्हाइट पट्टी लगी हुई है उसको ट्रैक करना है, कब टर्न आ गया, कब स्लो करना है, सेंसर, मतलब सारा कुछ आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो गया। अब अगर आप बोलोगे कि यार क्या सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक लिमिटेड है? नहीं, मैंने गाड़ी की बात की है, मैंने बाकी चीजों की बात की है, तो ये जो एआई है ये तो हर चीज में अब एंटर कर गई है। तो आप इन चीजों से पीछे नहीं भाग सकते। मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे सर मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, मेरे को तो सिर्फ जेई लगना है या मेरे को अपनी डोमेन में एई लगना है, तो क्या मेरा डोमेन वहीं तक लिमिटेड रह जाएगा? नहीं होगा। अगर तो स्पोर्ट बच्चे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मतलब आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना है, मेरे को रिसर्च करनी है बहुत अच्छे तरीके को, मेरे को टेक्नोलॉजी के साथ खेलना है, तो मे भी शायद अभी आप लोग उस स्टेज में नहीं हो कि जिसमें आप रिसर्च के साथ एक्सपेरिमेंट कर सको, टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सको। टेक्नोलॉजी के साथ आप एक्सपेरिमेंट तभी कर पाओगे जब तक आप लोगों के पास किसी चीज का स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। अभी तक हमारे पास किसी चीज का स्पेशलाइजेशन नहीं है, और स्पेशलाइजेशन लेने के लिए भी मेरे को मे बी शायद वो ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे उस चीज से रिलेटेड जाके मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। और वो जो एक्सपेरिमेंट करने का जो स्टेजेस अवेलेबल हैं या जो डोमेन जो ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें आईआईटीज आते हैं, एनआईटीज आते हैं, ट्रिपल आईटीज आते हैं। आप टेक्नोलॉजी के पे जाके अगर खेलना चाहते हो वहीं पे खेल सकते हो, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज हैं, वहां पे मशीन्स अवेलेबल हैं, वहां पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मतलब जो भी चीज आपको लगता है यार इस चीज करने के लिए मेरे को इस चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मेरे को कहां से मिलेगा, मे बी शायद वो वहीं तक अभी तक लिमिटेड है। अभी तक वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट तक नहीं चीजें पहुंची है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है और गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है। जब हम मेरा किसी जगह पे जॉब लगे, फॉर एग्जांपल मेरा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब लगा है और मेरा एक प्राइवेट डिपार्टमेंट में प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब लगा है,
अब आप मेरे को बताओ कि ट्रेनिंग किसका बेस्ट होता होगा, प्राइवेट का बेस्ट होता होगा या गवर्नमेंट का बेस्ट होता होगा? गवर्नमेंट का। आपको वैल्यू मिलेगा गवर्नमेंट में जाके, क्योंकि गवर्नमेंट में जो आपको वहां पे मशीन्स मिलेगा या जो वहां पे जाके आपको सेटअप्स मिलेंगे वो प्राइवेट में नहीं होगा। दैट इज द रीजन वाई अगर आप प्राइवेट में किसी में कल को स्विच करोगे आपको इतना वैल्यू नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट लेके प्राइवेट में स्विच करोगे आपको सैलरीज डबल ट्रिपल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसको ये पता है, कंपनी को ये पता है कि यार ये बच्चा पहले तो एग्जाम क्रैक किया, इसने एग्जाम क्रैक किया और जो इसका ट्रेनिंग हुआ है वो शायद एक प्राइवेट वाला मैं नहीं दे सकता इसको इतना अच्छा ट्रेनिंग, मैं इसको बाहर भेज के पैसा नहीं खर्च सकता, लेकिन गवर्नमेंट खर्च करती है ट्रेनिंग के ऊपर। दैट इज द रीजन वाई आपको जो वैल्यू तब पड़ता है जब तक आपके पास किसी चीज का ब्रांडिंग ना हो। मैं ब्रांड वैल्यू की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ब्रांड है इंडिया के। आपको क्या लगता है कि एक गवर्नमेंट एक रेलवे ब्रांड है इस कंट्री के लिए या इंफोसिस ब्रांड है कंट्री के लिए? रेलवे ब्रांड है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा रहेंगी। तो हमें जब तक अपनी 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 लाइफ के अंदर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा वैल्यू बढ़े, तब तक तुम्हें तुम्हारे ऊपर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। तुम्हारे ऊपर कोई पैसा कब इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं सैलरी की, कि तुम्हें कोई 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख इतने सैलरी पैकेज कब देगा कोई? वो तब देगा अगर तुम्हारे पास कोई ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड वैल्यू कैसे होती है? चाहे वो तुम जॉब के थ्रू करो, चाहे तुम किसी तरीके से तुम अपना कॉलेज की बात करो, चाहे तुम हायर स्टडीज डोमेन की बात करो, जब तक तुम्हारे पास रिज्यूमे के ऊपर ये नहीं ना आएगा कि आई हैव डन मास्टर फ्रॉम दिस आईआईटी और एनआईटी और आई हैव डन बैचलर फ्रॉम दिस आईआईटी, वो इंस्टीट्यूट्स के नाम जो एक जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। रेलवे हर कोई जानता है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसके बारे में हर किसी को पता है। उसको अगर किसी को आप बताओगे ना कहां पे जॉब करते हो, मैं इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उसको मतलब नहीं होगा डिपार्टमेंट कहां जॉब कर रहा है, उसको इस चीज से मतलब है अच्छा ये बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। समझ में आ रही बात? प्राइवेट में बहुत कंपनीज है, बहुत कंपनीज है, देयर में भी चांस उसका नाम किसी ने सुना हो ना हो, और मे बी अगर मेरे पास तुम नौकरी के लिए आ रहे हो उस कंपनी में जॉब करके जिसका मैंने नाम नहीं सुना, जिसको पता ही नहीं है, चाहे वो जितना बड़ी बड़ा कंपनी हो, शायद मैं उतना वैल्यू आपको नहीं कर पाऊंगा जितना वैल्यू आपको मैं तब करूंगा कि अगर तुम्हारे पास वो कोई चीज ऐसी मेरे सामने लिखी हुई है आपके रिज्यूमे के ऊपर जिसको हर कोई जानता है, जिसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो लाइफ में तब तक तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देगा, तब तक तुम्हारी वैल्यू नहीं बनेगी, तब तक तुम्हारी नहीं बनेगी जब तक तुम्हारे साथ कोई ब्रांड नहीं जुड़ा हुआ है। तो ब्रांड जोड़ना सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो थ्रू द जॉब हो चाहे थ्रू द हायर स्टडीज हो। क्योंकि जब तुम रीजन मैंने तुम्हें बता दिए ब्रांड वैल्यू का फायदा क्या होता है। लाइफ को हमेशा इसी तरीके से सोच के चलना है। आपकी जब बीटेक कंप्लीट होंगे आपका एज होगा 21 साल 22 साल, मे भी शायद अभी तक आप लोगों ने वो ब्रांड वैल्यू अक्वायर नहीं की है। तो आने वाले जो 2-4 साल है ना, एफर्ट करो उस चीज के लिए जिससे तुम्हारा ब्रांड वैल्यू बने, जिससे तुम्हारा क्या बने? ब्रांड वैल्यू बने। अच्छा मेरे को ये बताओ, प्राइवेट में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट में पैसा ज्यादा मिलेगा? प्राइवेट में ज्यादा मिलेगा। गवर्नमेंट में मिलेगा पैसा? गवर्नमेंट तो लिमिटेड है कि भाई तुमने चाहे पीएचडी किया हो, अगर मेरा इस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक की है, ठीक है जी, उसमें पैसा देना है बीटेक के हिसाब से, तो आपको पीएचडी के हिसाब से पैसा देगा? नहीं देगा। अब प्राइवेट जब आ रहा है तो अगर प्राइवेट के पास तुम ब्रांड लेके जाओगे ना कि सर मैं 5 साल से रेलवे में काम कर रहा हूं, मैं आपकी कंपनी में आ जाऊंगा, मेरे को इतने लाख का पैकेज चाहिए, वो देगा आपको। देगा कि नहीं देगा? वो यस देगा। रीजन मैंने आपको बता दिए क्यों। तो जो आपकी बीटेक जब कंप्लीट होगा तो अगले जो 2-4 साल है ना वो आपने इन्वेस्ट करने हैं अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए। देखो नो डाउट कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन वो परसेंटेज में बताता हूं कितनी की होती है जिनको जेन्युइनली बीटेक करने के बाद ये लगता है यार मेरे को जॉब का नीड है। देखो जॉब हमने पूरी लाइफ करनी है, पूरी लाइफ करनी है ना जॉब। अगर मैं कैपेबल हूं मेरे को जॉब कभी भी लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती, चाहे मैं 30 साल की एज में एंट्री मारूं जॉब में, चाहे 35 साल में मारूं, चाहे मैं 25 साल में मारूं, अगर मैं कैपेबल हूं मेरे को जॉब लग जाएगा, कोई ट्रबल नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए वही चीज है कि जो अगले 2-4 साल मैं बता रहा हूं वो तुम्हें इन्वेस्ट करने हैं उस चीज के लिए जिससे तुम्हारा ब्रांड वैल्यू हो। चाहे तुम कोई एग्जाम क्रैक करो, चाहे तुम हायर स्टडीज डोमेन में जाओ, और जॉब करने से भी पहले जो चीज आती है वो आती है हायर स्टडीज डोमेन, जिसमें तुम्हें ब्रांडिंग तो मिलना ही है कि तुम आईआईटी से अगर तुम कुछ कर रहे हो या एनआईटी से तुम कुछ कर रहे हो तो वहां पे जाके तुम्हारा एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होगा, तुम्हारी एक स्पेशलाइज्ड डोमेन बनेगी, तुम स्पेशलाइज्ड हो जाओगे स्ट्रक्चर के, तुम स्पेशलाइज्ड हो जाओगे साइबर सिक्योरिटी के, तुम स्पेशलाइज्ड हो जाओगे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल के, तुम स्पेशलाइज्ड हो जाओगे एआई के, तब तुम्हारे ऊपर कोई अगेन वही चीज है, तब तुम्हारे ऊपर कोई वैल्यू लगाएगा। आईटी में जाके कंपनी क्यों इतने इतने पैकेजेस देती है, क्यों देती है?
क्यों देती है? सबसे बड़ा रीजन है ब्रांड वैल्यू, क्योंकि उसको ये पता है, उसको कंपनी को इससे मतलब नहीं होगा कि उसने इस 4 साल की बीटेक जो आईटी में किया उसमें इतने कितना लर्न किया है, वो तो चेक करना ही है, लेकिन उसको पता है कि भाई इसने आईटी पहुंचने के लिए जो मेहनत की है ना, जो एफर्ट उसने मारा है, वो जो वैल्यू उसको दे रहा है वो एफर्ट है। आईटी से बीटेक करने में कोई उसको वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो उसने एफर्ट मारा है वो वैल्यू कर रहा है। तो 2-4 साल जो मैं अगले बोल रहा हूं आपकी बीटेक के बाद, वो आप इन्वेस्टमेंट करो इन चीजों के लिए जिससे तुम्हारा ब्रांड वैल्यू बने, उस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज हम लोग उसी रैट रेस का पार्ट बन जाएंगे, शायद जिस रैट रेस को फॉलो करते हुए हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। पहुंचे ही नहीं पहुंचे। मैंने कंप्यूटर साइंस क्यों ली? मैंने कंप्यूटर साइंस इसलिए ली क्योंकि मेरे जो सीनियर थे, मेरे जो नोन थे, या मेरे को किसी ने बताया कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस करोगे तुम्हारी जॉब आसानी से लग जाएगी, तुम्हें जो 2, 4, 5, 10 लाख इजीली मिल जाएंगे। ये रैट रेस को फॉलो। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा यार कंप्यूटर साइंस तो ठीक है, मेरे को तो कंप्यूटर साइंस का पता ही नहीं है, हाँ इतना जरूर पता उसमें नौकरी लग जाएगी। समझ रहे बात की नहीं? ये रैट रेस बोलते हैं इसको, रैट रेस की ठीक है वो कर रहे हैं, चलो मैं भी करना स्टार्ट कर देता हूं। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग मैंने क्यों ज्वाइन की? सर मेरे को अपनी स्टेट में जेईएसडीओ बनना है, इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि मैंने कंप्यूटर साइंस या सिविल या मैकेनिकल इस कारण से ज्वाइन किया कि मेरा इंटरेस्ट है इस डोमेन में? शायद नहीं। और ये इंटरेस्ट का कैसे पता चलता है? ये इंटरेस्ट का पता चलता है जब आप +1 +2 करते हो, या 8 और 9 10th जब पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, सोशल स्टडीज वगैरह पढ़ते हो, या मैथमेटिक्स पढ़ते हो, वहां पे पता लगता है कि मेरे को क्या चीज करने में अच्छा लगता है और क्या चीज करने में मेरे को मजा आता है। उससे हमें इंटरेस्ट का पता लगता है और उसी से तरीके से हम अपना आगे करियर परस्यू करते हैं। सर मैं 8th में जब क्लास में था ना, तो वहां पे सर मेरे को स्कूल में गाइड किया कि ये करते हैं, वहां पे मैंने लैंग्वेज सीखी, मैंने ये किया, वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और जब मैं उसको करना स्टार्ट किया मेरे को अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कोडिंग करूं, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं ये चीज करूं, उससे इंटरेस्ट का पता लगता है। अब प्रॉब्लम बस इंडिया के अंदर यही है, कोई भी प्रोफेशन उठा लो, चाहे मैं बोल रहा हूं एजुकेशन भी लगा लो, सॉरी टू से चाहे टीचिंग लगा लो, टीचिंग किसी भी बंदे के लिए लास्ट ऑप्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, कि अगर कुछ नहीं बन रहा ना, जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, चलो टीचिंग कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि इंडिया डेवलप क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग बाय चॉइस नहीं आ रहे हैं। टीचिंग के अंदर खास करके, मैं आईटी सिस्टम की भी बात कर रहा हूं। मैं आईटी सिस्टम के अंदर भी बहुत प्रोफेसर ऐसे होंगे जो बाय चॉइस नहीं आए हैं, कुछ और नहीं बन रहा, चलो टीचिंग कर लेते हैं, ओपनिंग्स निकली है, चलो अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि जब तक तुम बाय चॉइस नहीं जाओगे ना किसी भी डोमेन में, शायद तुम जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे उस चीज के साथ जो तुम काम करने लगे हो। तो बाय इंटरेस्ट, बाय चॉइस जाना, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। मैं भी शायद ये चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं, शायद मतलब बोलने का एक समझ, मैं जो बोल रहा हूं अब इसको समझने का भी एक नजरिया चाहिए कि इसको समझना किस तरीके से है, कि जो मैं बोल रहा हूं यार मैं अपने फायदे के लिए बोल रहा हूं या सभी के फायदे के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि ये जो हम लोग बोल रहे हैं, मैं जो यहाँ पे बोलने आया हूं वो मैं हर किसी के फायदे के लिए बोलने आया हूं। मैं किसका फायदा है? मेरा फायदा नो डाउट उसमें है, कोई शक वाली बात नहीं है। तुम्हारा फायदा, यस नो डाउट तुम्हारा भी फायदा है। कॉलेज का फायदा होगा, यस, अगर तुम में से कुछ लोग अगर आईटी चले जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट का कोई एग्जाम क्रैक करेंगे या पब्लिक सेक्टर जाएंगे, आपको लगता है कि कॉलेज का भी फायदा होगा उसमें? यस, कॉलेज का फायदा होगा, बाहर लगाएंगे हम लोग फोटिंग उसकी बड़ी बड़ी, राइट। अगर उसके बाद अब अगर आप सपोज आईटी में जाओगे, आईटी में जाके किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे जिसकी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में। रिसर्च क्या चीज है? रिसर्च यार वो चीज होती है कि तुम्हें सोसाइटी को किसी चीज का सोल्यूशन देना है, यही होती है रिसर्च, या कुछ और होता है? रिसर्च एमटेक करना या पीएचडी करना वो तो डिग्री है, लेकिन रिसर्च एक्चुअल में तब होती है कि जब तक तुम्हारे उस किए हुए काम का कोई फायदा ना हो सोसाइटी को। इट मींस कि वहां पे कंट्री का भी फायदा है। तो मेरा यहाँ पे पर्पस इसलिए है यहाँ पे आने का कि जिसमें हर किसी का फायदा होना चाहिए, तभी तुम्हारा जो मॉडल है वो सस्टेनेबल होगा। अदरवाइज तुम्हारा मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके अपनी कोचिंग की बात करने लग जाऊंगा ना, मे बी वो ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट 5-10 मिनट के लिए बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कोई भी काम करने के पीछे पर्पस होना जरूरी है कि मैं भी अगर वो काम कर रहा हूं, मैंने गेट का एग्जाम भरा है या मैं उसको देना चाहता हूं, तो क्यों देना चाहता हूं? मैंने अगर सपोज अपने स्टेट एग्जाम टारगेट किए हैं तो मेरे को क्यों? मैं पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहा हूं, क्यों? मैं प्राइवेट में जाना चाहता हूं, तो क्यों? तो हर चीज के पीछे एक पर्पस होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, इससे किसका फायदा हो रहा है। और अगेन फिर से मैं वही बात बोलूंगा, अगर तुम सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, हमेशा अपने बारे में सोचोगे, तो वो मॉडल तुम्हारा अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
तो हमें मॉडल इस तरीके से सोचना है कि जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है, हर किसी का फायदा होना जरूरी है, तभी मॉडल सस्टेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिसको एकदम से जंप मिलता है और उतनी जल्दी से नीचे भी गिर जाती हैं। जब तक तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारा जो ग्रोथ है वो ऐसे नहीं रहेगा ना, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, तो नीचे आने में भी उतना टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम तुम्हें टाइम मिलेगा संभलने में, अपनी चीज को, डोमेन को चेंज करने में। लेकिन जितना तुम एकदम से ऊपर चढ़ोगे उतनी एकदम से नीचे। बहुत कंपनी तुमने सुना होगा कि एकदम से सर ऊपर चढ़ी, एकदम से नाम बनाया और एकदम से गायब होगी, पता ही नहीं अब क्या कर रही है वो। होता नहीं होता ऐसा। और बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं जो लंबे टाइम के लिए टिकती है, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, जो एक सस्टेनेबल मॉडल लेके चलती है। उसी तरीके से हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और अब थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे 3 प्लेटफॉर्म है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी स्टार्टेड इन 2011, हमने 2011 में स्टार्ट किया था चंडीगढ़ में। एंड जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट जेई एग्जाम्स का सब प्रिपरेशन करवाते हैं, वो एक पार्ट है। देन वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म इन 2017 एंड दिस इज टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड बहुत प्राउडली मैं बोल रहा हूं, दिस इज द प्लेटफॉर्म कि जिसने एक हायर स्टडीज डोमेन के लिए इस कंट्री के अंदर डेंट डाला है, क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है टू गो फॉर द हायर स्टडीज। यही एक प्लेटफॉर्म है जो बोल रहा है कि भाई मास्टर्स अगर करनी है तो किस पर्पस से करो, क्यों करनी है। क्योंकि तुम लोग ट्राई करते हो हमेशा, हम लोग जॉब करने के लिए, जॉब करने का इमीडिएट डिसीजन लेते हो। लेकिन अगेन मैं फिर से भी बोलूंगा कि जॉब करने का थोड़ा जल्दी मत करना। जॉब लाइफ में किसी भी स्टेज में तुम एंट्री कर सकते हो। ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है आपका स्पेशलाइजेशन। जब तक तुम्हारे पास ये 2 चीजें नहीं होंगी, तुम्हारा उसका करने का कोई फायदा नहीं होगा। वही 10, 15, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी में रह जाओगे और वही चलता रहेगा सिस्टम जैसे बाकी चल रहा है। तो हमें अगर सपोज अच्छे तरीके से करना है, अगर हमें अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में अच्छे से सोचना है, तो थोड़ा सा हमें उस रैट रेस से बाहर निकलना पड़ेगा और वो ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा जिसमें आगे वाला जो करियर है वो बहुत सही है, बहुत अच्छा है उसके आगे करियर, राइट। सो योरपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने, मतलब मैं आपको इस स्टेज की बात कर रहा हूं, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया कि जो जिसमें हम हायर स्टडीज को प्रमोट कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि तुम जाओ हायर स्टडी। लेकिन हमारी बात सुनेगा कोई क्यों? हमें तो इसलिए सुनेगा ना कि अगर हम दिखाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं उस डोमेन के लिए। हम लोग आईआईटीज विजिट करते हैं, आईआईटीज हमें इनवाइट करती हैं कि तुम आओ यार, आके हमारा एकेडमी प्रोफाइलिंग करो, जहां पे जाके हम प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, डायरेक्टर के, वहां पे सारी लैब फैसिलिटीज दिखाते हैं। तुम जानना चाहो कि सर कंप्यूटर साइंस ठीक है, एमटेक होती है, रिसर्च वर्ड यूज कर रहे हो, होता क्या है ये तो बता दो। कोई प्रोफेसर का बता दो कि वो क्या करता है। प्रोफेसर बोलेगा जाओ मेरी वेबसाइट देख लो, वहां पे लिखा तो है मेरा सारा। लेकिन जब तक कोई उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सर बताइए कि आप के स्टूडेंट जब आपके पास एमटेक करते हैं या आपका जो रिसर्च एरिया है, आप किस डोमेन में काम कर रहे हो, वो बोल रहा है उसके ऊपर। हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई अगर किसी बच्चे ने आपके अंडर अप्लाई करना हो या आपके अंडर मास्टर्स करना हो या पीएचडी करना हो, तो भाई आप क्या एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से, स्टूडेंट किस तरीके का अपना नॉलेज एक्वायर करके आए, हम ये क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं। सर अपनी लैब के बारे में दिखाओ, क्या काम करना होता है वहां पे आके मास्टर स्टूडेंट को, वो हम लोगों का वहां पे ये सारी वीडियोस वहां पे पड़ी है। सो दैट इज वाई अगर हमें कोई सुनेगा तभी सुनेगा ना, अगर आपका वैसा बैकग्राउंड है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर कैट की बात करने लग जाऊंगा, सिविल सर्विसेज की बात में, जिसका मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, मे भी शायद मैं उतना टेंशन एक्वायर ना कर पाऊं। बोल मैं दूंगा ठीक है, लेकिन शायद उतना आप लोगों को ट्रस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे का बैकग्राउंड तो है नहीं, ये किस वजह से बोल सकता है। ठीक है, चाहे मैं बोल दूं सब कुछ सही, लेकिन वो एक बैकग्राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Preparing students for interviews, group discussion, group tasks. This is the biggest platform in India. This Yourpedia platform. Guiding students after they do the BTech. उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है. This is the biggest platform in India. Then we started this Yourpedia Global in 2021, where we are guiding students to go abroad. Not the way कि जो यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है पंजाब में कि फॉर द सेक ऑफ हमें जाना है, और हम लोग गलत तरीके से जा रहे हैं, स्पेशली द टेक्नोक्रेट्स। जब आप लोग जो हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स के लिए तो फॉरेन जाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग गलत तरीका अपनाते हैं। तरीका क्या अपनाते हैं, हम लोग बोलते हैं, एजेंट के पास जाते हैं कि मेरे को कनाडा जाना है या मेरे को यूके जाना है, भेज दो मेरे को किसी तरीके से, वर्क परमिट पे भेज दो, या मेरे को सर कोई डिप्लोमा के लिए भेज दो, 1 साल का डिप्लोमा होगा तो 3 साल का मेरे को वो मिलेगा, परमिट मिलेगा, तो मैं 2 साल काम कर लूंगा वहां पे, कुछ कमा लूंगा। दिस इज नॉट द वे यार। अगर तुम लोग अब्रॉड जाना चाहते हो तो एज ए टेक्नोक्रेट जाओ। ये चीज हम योरपीडिया ग्लोबल पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि 3-4 चीजें, अगर अब्रॉड जाना है तो एज ए टेक्नोक्रेट जाओ, एज ए लेबरर मत जाओ। अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो तो पैसा खर्च करके नहीं जाना है, 30, 35, 40, 50 लगा के नहीं जाना है। 1 लाख 2 लाख मोर देन सफिशिएंट होते हैं बाहर जाने के लिए।
तीसरा चीज, अगर मेरे को बाहर जाना है तो विद स्कॉलरशिप जाना है, बिना स्कॉलरशिप के नहीं जाना है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाएगा कि सर हमारी पढ़ने के लिए हमें कोई पैसा क्यों देगा अब्रॉड में? ठीक है, हर कॉलेज, हर कंट्री का अपना अपना पॉलिसी होता है, तरीका होता है। जैसे जर्मनी में या यूरोप वगैरह में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो एजुकेशन है वो फ्री है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर एजुकेशन फ्री है, लेकिन तुम्हारा रहने खाने पीने का वहां पे खर्चा होता है। लेकिन अच्छा, उसके बाद टारगेट अगर तुमने करना है अब्रॉड जाने के लिए तो वर्ल्ड की 50 यूनिवर्सिटीज टारगेट करो। ये 4-5 चीजें हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, ये 4-5 चीजें दिमाग में लेके चलो, देन ओनली यू गो अब्रॉड। और अगर सपोज अब्रॉड जाने का सबसे आसान तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका अब्रॉड जाने का होता है कि जिसमें तुम मास्टर्स इंडिया से करो, अपना प्रोफाइल बहुत अच्छा बनाओ, सीजीपी अच्छा रखो, प्रोजेक्ट अच्छा करो और पीएचडी के लिए बाहर चले जाओ। क्योंकि पीएचडी जो है वो वर्ल्ड वाइड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जितना तुम यहाँ पे जॉब लोगे ना 12, 15, 20 लाख का, उससे कहीं ज्यादा तो तुम्हें वहां पे स्कॉलरशिप मिल जाता है पीएचडी में। 3500, 4000 पर मंथ यूएस डॉलर का स्कॉलरशिप है अब्रॉड के अंदर, लेकिन हमें पता ही नहीं उस चीज के बारे में। और बहुत आसान है, हमें डर लगता है पीएचडी नाम सुन के या मास्टर प्रोग्राम सुन के, हमें डर लगता है पता नहीं क्या करना है। बच्चे ये सारे के सारे जो प्रोग्राम होते हैं ये जॉब होती है, ये एक जॉब होती है। अदरवाइज मेरे को ये बताओ, तुम्हें तुम्हारे पढ़ने के लिए पैसे कोई क्यों देगा? कोई देगा तुम्हें पैसे पढ़ने के लिए? नहीं, वो तुमसे काम करवाएगा। उसके पास प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे वो आपसे काम करवाएगा, तभी आपको उसमें से आपको जो है वो फंडिंग देगा। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है अब्रॉड जाने का, राइट। अब मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत हद तक ओरिएंटेड होगा, घूमेगा गेट एग्जाम के अराउंड। क्यों गेट एग्जाम के अराउंड घूमेगा? क्योंकि गेट को मैं बोलता हूं एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एग्जाम। क्यों बोलता हूं? क्यों इसलिए बोलता हूं क्योंकि गेट इज द ओनली एग्जाम जिसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाता है। मल्टीपल ऑप्शन, दिस इज द ओनली एग्जाम। सर मेरे को गेट के बाद हायर स्टडीज के लिए जाना है टेक्निकल डोमेन में, क्या मैं जा सकता हूं? यस मैं जा सकता हूं। सर मेरे को हायर स्टडीज के लिए मैनेजमेंट डोमेन में जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? यस जाना है, जा सकते हो। सर मेरे को पब्लिक सेक्टर में जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? यस जा सकते हो। सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है गेट के बाद, क्या जा सकते हो? यस जा सकते हो। सर मेरे को अब्रॉड जाना है गेट के बाद, क्या मैं जा सकता हूं? यस जा सकते हो। आई थिंक दीज आर द ओनली ऑप्शंस जो आपके पास बीटेक जब कंप्लीट करते हो यही ऑप्शंस अवेलेबल होती है, या कोई और भी ऑप्शन अवेलेबल होती है? हायर स्टडीज के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है, जॉब में भी इंडिया सॉरी या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या पब्लिक सेक्टर की जॉब, यही जॉब होती है, यही होती है ना? या ज्यादा से ज्यादा एक और ऑप्शन निकल के आती है कि सर मेरे को अपना बिजनेस करना है। ठीक है जी, यही ऑप्शन है। अब मैं आपको ये बोल के चल रहा हूं, ये सारी की सारी ऑप्शन जो है वो एक सिंगल एग्जाम के थ्रू निकल के आती है, दैट इज द गेट एग्जाम। ये सारी ऑप्शन है। अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करते रहेंगे। नेक्स्ट ये देखो गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम का पैटर्न है। अगर मेरे को नहीं पता यहाँ पे किसी ने भरा है गेट के एग्जाम? फाइनल ईयर भरा है किसी ने गेट के एग्जाम? प्री फाइनल ईयर भरा है किसी ने गेट के एग्जाम? नहीं भरा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये गेट का एग्जाम पैटर्न होता है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखो, मतलब जब भी हम गेट वर्ड यूज करते हैं ना, हम लोग सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक पहला थॉट ये आता है, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल एग्जाम है। ये रट्टा लगाने वाला एग्जाम नहीं है, ये क्रैम करने वाला ये एग्जाम नहीं है। ये रट्टा लगा के क्रैम करके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ये होगा पढ़ के कंसेप्ट बना के। ये कंसेप्चुअल एग्जाम होता है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है और बहुत ही इजी एग्जाम है उसके लिए जो सब्जेक्ट को समझ के पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट को समझ के पढ़ते हैं उसके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है, राइट। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका? देखो ये 100 नंबर का एग्जाम होता है, 65 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल डोमेन के, जो आप ब्रांच के अपनी ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं, और 15 नंबर का आता है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो आप पढ़ते हो M1 M2 M3 न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह या ऑपरेशन रिसर्च वगैरह, ये पढ़ते हो, ये 15 नंबर का आता है। और 15 मार्क्स का इसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड योर दिस इंग्लिश, ये 15 नंबर का। तो 15 नंबर का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, 15 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और 70 नंबर का आ गया आपका ब्रांच स्पेसिफिक। ठीक है, ये होता है। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। एक आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होगा। दूसरा होता है इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होगा, जिसमें आपको आंसर पुट करना है। तीसरा टाइप होता है मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर जो है वो सही हो सकते हैं। तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। ठीक है जी, 3 घंटे का एग्जाम होता है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 मार्क क्वेश्चन में 0.33 होती है, 2 मार्क क्वेश्चन में 0.66 का नेगेटिव मार्किंग होती है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, गेट का एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ था? गेट का एग्जाम सिर्फ एक ही पर्पस से स्टार्ट हुआ था कि जिसमें हायर स्टडीज को हमें प्रमोट करना है कंट्री के अंदर, क्योंकि कंट्री की नीड है, कंट्री को यहीं पे सारी चीजें डेवलप करनी है।
पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, सब कुछ हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, बाहर से मंगवा रहे थे, बाहर से नहीं मंगवा रहे थे। आज भी है बहुत सारी चीजें जो इंडिया के अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब वहां वो बाहर से सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही बेचते हैं, क्या आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, नहीं देते हैं। तो यही नीड था कंट्री का, जिसमें टेक्नोलॉजी को यहीं पे हमें डेवलप करना है। दैट इज वाई कंट्री स्टार्टेड प्रमोटिंग दिस हायर स्टडीज, क्योंकि हायर स्टडीज एक ऐसे प्रोग्राम है जिसमें एक आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से होता है। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? तो दैट इज द रीजन व्हाई गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। फिर साथ में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 12,400 मंथ का स्कॉलरशिप होता है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए रफली 40,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। तो इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, सो गेट के एग्जाम का क्या है, कुछ फीचर्स हैं। जैसे गेट आप लोग थर्ड ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड, ठीक है, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद जब मर्जी आप दे सकते हो गेट का एग्जाम। पता था आप लोगों को थर्ड ईयर में दे सकते हो? नहीं पता था। थर्ड ईयर ऑनवर्ड आप लोग दे सकते हो। गेट देने का कोई एज लिमिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता एज लिमिट गेट का? चाहे एट दी एज ऑफ 60 दे लो। क्यों? क्योंकि गेट का एग्जाम हायर स्टडीज के लिए होता है, और हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट नहीं होता, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है, कभी मर्जी आप दे सकते हो। दूसरा 70-30 की मैंने आपको प्रोपोर्शन बता ही दिया। तीसरा, जब आप गेट का एग्जाम दे देते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो वो सारी ऑप्शंस के लिए जो मैंने आपको बताया, चाहे वो हायर स्टडीज है, चाहे वो जॉब्स है, वो एक एक करके मैं सारा डिस्कस करूंगा। तीसरा आ गया, चौथा आ गया, इसमें गेट में जो है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, फिजिकल कैलकुलेटर, इसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है जी। आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आपकी एप्स वगैरह भी हैं, iOS पे, ऐप स्टोर पे एप्स वगैरह मिल जाती हैं आपको वर्चुअल कैलकुलेटर के लिए। नेक्स्ट, गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है, जिसको आप 3 साल तक यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो गेट का जो एग्जाम है वो आप लोग एट ए टाइम 2 गेट के एग्जाम दे सकते हो। जैसे मैंने बीटेक मैकेनिकल में है तो मैं 2 पेपर दे सकता हूँ। कौन कौन से देने हैं, कैसे देने हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। देने हैं, नहीं देने, 1 देना है, 2 देने हैं, कौन से करने हैं, वो भी हम सारा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की है कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो मेरे को गेट का एग्जाम लिखना है। मेरे को हायर एजुकेशन में इंडिया अब्रॉड के लिए जाना है तो मेरे को ये एग्जाम लिखना है। उसके बाद मेरे को एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में काम करना है, स्पेशलाइजेशन अपनी क्रिएट करनी है। जैसे मैंने पहले बोल किया था आपको, अपनी स्पेशलाइज्ड, मेरे को साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड बनना है, मेरे को एआई में बनना है, मेरे को डेटा साइंस में बनना है, मेरे को सर एनवायरमेंट में बनना है, मेरे को सर मटेरियल साइंस में बनना है, मेरे को स्पेस एस्ट्रोनॉमी में मेरे को स्पेशलाइजेशन करनी है, मेरे को मेकाट्रॉनिक्स में डोमेन में जाना है, मेरे को रोबोटिक्स डोमेन में जाना है। अगर आप अपनी कोई स्पेशलाइजेशन फील्ड एक्वायर करना चाहते हो, देन दिस इज द गेट एग्जाम, जिसके थ्रू आप वहां पे एंटर कर सकते हो। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब गेट का एग्जाम आप प्रिपरेशन करते हो, मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, क्वालिफाई करने की बाद में बात करेंगे। देखो, गेट का एग्जाम का प्रिपरेशन जब आप करते हो, ये उसका क्वालिफाई होना ना होना एक अलग मैटर है, राइट, क्योंकि बहुत हद तक चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन तुम्हें जस्टिफिकेशन करना होता है अपनी प्रिपरेशन के साथ कि यस, मैंने जो प्रिपरेशन कर रहा हूं वो मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं सारा कुछ अच्छे तरीके से कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर भी कर रहा हूं, मैं एनपीटीईएल क्वेश्चन भी लगा रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं मैं, राइट। तो जस्टिफिकेशन होती है। तो जब आप इस प्रोसेस से निकलते हैं, जब ये गेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, जो एक सब्जेक्ट को समझने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोल किया था कि गेट का जो एग्जाम है ये कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, ये रट्टा मारने वाला, क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है। तो आपकी उस सब्जेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग बनती है, यार कंट्रोल सिस्टम तो यार अच्छा ऐसे काम करता है, ऐसे होता है सब्जेक्ट का समझ, या मेरे को सी डाटा स्ट्रक्चर हो गया, या डीबीएमएस हो गया, या मेरे को स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया, या मैं थर्मोडायनेमिक्स हो गया, तो मैं सब्जेक्ट को समझ के पढ़ता हूं मैं, जिसका एडवांटेज आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है अपनी ब्रांच को लेके। और अब बात करते हैं गेट क्वालिफाई हो गया, सर मेरा गेट क्वालिफाई हो गया। ये गेट क्वालिफाई होना, इसका जो आप बेनिफिट है पूरी लाइफ उठा सकते हो, पूरी लाइफ उठा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको पूरी लाइफ तुम अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख सकते हो, चाहे वो 10 साल के बाद हो, चाहे 15 साल के बाद, और वो आपको एडवांटेज देता है इस चीज का। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, 5 लोग बैठे हैं वहां पे, 5 लोग ये इंटरव्यू देने के लिए, एक गेट क्वालिफाइड है, बाकियों का गेट क्वालिफाइड नहीं है, आपको नहीं लगता कि उसको एडवांटेज मिलेगा? यस मिलेगा। क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम क्वालिफाई होना वो इस चीज का एश्योरेंस है, या इस चीज का एक प्रूफ मैं बोलूंगा कि वो ये समझ के चलेगा कि इसका गेट क्वालिफाई है, तो इसको एटलीस्ट अपनी इंजीनियरिंग का समझ है,
गेट क्वालिफाई करना, बड़े बड़े सिंपल से शब्द में आपको बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई होता है तो कोई आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगा सकता कि तेरा 9 सीजीपीए कैसा होगा, तो पता तो है नहीं इंजीनियरिंग के बारे में, समझ मेरी बात। लेकिन अगर आपका गेट क्वालिफाई होता है तो चाहे आपका 6 सीजीपीए भी क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करेगा। वो कहेगा अच्छा यार इसने गेट एग्जाम क्वालिफाई किए, इट मींस कि इसने मेहनत की है, ये प्रोसेस से निकला है, ये पूरे प्रोसेस से निकला है और इसको इसकी इंजीनियरिंग का समझ है। ये गेट एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब है, और इसको तुम पूरी लाइफ अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख सकते हो, और इसका एडवांटेज जो है तुम पूरी लाइफ जो है इसका ले सकते हो, चाहे तुम कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं पे, क्योंकि इंटरव्यू तो फेस करनी है आपको पूरी लाइफ, जॉब चाहे स्विच हुई क्यों ना करना हो तब भी तुम्हें इंटरव्यू फेस करनी है, और उसको आप लिखोगे अपने रिज्यूमे के ऊपर, सो आई वाज गेट क्वालिफाइड इन गेट इन 2023 और 24 और 25, बस इतना सा वो आपको एडवांटेज देगा उस चीज का, राइट। उसके बाद जॉब्स की बात करें, देखो दो तरह का जॉब आता है, एक पब्लिक सेक्टर होती है जॉब्स होती है, एक दूसरा आता है आपका गवर्नमेंट जॉब। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब होती है, पब्लिक सेक्टर के बारे में सुने, पीएसयू वर्ड सुने आप लोगों ने, पब्लिक सेक्टर जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर ये नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, एचएएल, आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीएआरसी, एचपीसीएल, ये बहुत सारे मैंने पीएसयू के नाम लिखे हुए हैं। देखो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, पब्लिक सेक्टर एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट के साथ, या दो बड़ी महारत्ना पीएसयू मिलकर भी एक छोटा पीएसयू बना सकते हैं, नवरत्ना पीएसयू, राइट। अब इस पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके होते हैं। देखो जितने भी लोग गेट के एग्जाम लिखते हैं, रफली 50% बच्चों का जो टारगेट होता है वो एक ही होता है, क्या, पब्लिक सेक्टर में जाना है। क्यों जाना है? पब्लिक सेक्टर में सैलरीज अच्छी होती है, गवर्नमेंट से भी ज्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज होती है वो एक गवर्नमेंट से भी ज्यादा होता है। जो गवर्नमेंट में आप एक क्लास 1 ऑफिसर जाते हो, असिस्टेंट इंजीनियर जाते हो, कितना सैलरी होता है? 60-70 हजार के आसपास होता है। 70,000 लगा के 1284 तो 9-10 लाख का पैकेज बनता है। यहाँ पे 10 लाख से स्टार्टिंग लिखी है मैंने पब्लिक सेक्टर की, और ये जाता है 17-18 लाख तक जाता है। तो इसमें सैलरीज कंपैरेटिवली गवर्नमेंट से ज्यादा होता है, जॉब सिक्योरिटी सेम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जो उसके अलावा जो आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हें अपने घर के नजदीक भी जॉब मिल सकती है कि अगर मैं आईओसीएल में मेरा सिलेक्शन हो गया तो ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी भी पार्ट में काम करना पड़ सकता है, यस थोड़ी देर करना पड़ सकता है, तुम अपनी स्टेट में आके सर्व कर सकते हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। अब मैं बात कर रहा था पब्लिक सेक्टर में जो है एंट्री वो दो तरीके से होती है। पहला क्या है? थ्रू द गेट एग्जाम। मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर क्या करते हैं, वो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, टेस्ट लेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे गेट के थ्रू, उसके बाद अगला स्टेप होता है उसका इंटरव्यूज का। मेजोरिटी मोर देन 95% पीएसयू इंटरव्यू लेंगे, उसमें से रफली 20-30% पीएसयू जो है वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, और कुछ पीएसयू क्या होते हैं ग्रुप टास्क करवाते हैं, राइट। जैसे एचपीसीएल ग्रुप टास्क करवाता है, आईओसीएल जीडी जीटी दोनों करवाता है, एचआरएल जीटी करवाता है, राइट। तो कुछ ग्रुप टास्क करवाते हैं, कुछ ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, वो इंटरव्यू में तुम्हारा नॉलेज चेक करने नहीं बैठे, इंटरव्यू के बारे में मैं एंड में डिस्कशन करूंगा कि जब कभी भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें क्या चीज का ध्यान रखना होता है। अगर मैं भूल गया स्किप कर गया तो मेरे से एंड में पूछ लेना कि सर इंटरव्यू के बारे में बता दो, ठीक है नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में सब डिवीजन इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर आपका पंजाब का, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिवीजन ऑफिसर या इंजीनियर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू होता है। जैसे पंजाब का पीएसपीसीएल हो गया, आपका हरियाणा का हरियाणा यूटिलिटी डिपार्टमेंट हो गया, वो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, राइट। तो ये आ गया हमारा पब्लिक सेक्टर का। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर अपना जॉब वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, कौन से पीएसयू कुछ बता सकते हैं मेरे को जो अपना टेस्ट लेते हैं? कोई ऐसे पब्लिक सेक्टर में आपको पता है जो अपना टेस्ट लेते हैं, इसमें नाम लिखे हुए जो? हाँ जी, आईएसआरओ, यस आईएसआरओ हमेशा अपना टेस्ट लेता है। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये अपना टेस्ट लेता है। डीआरडीओ ने 2010 के बाद पिछले साल रिक्रूटमेंट किया है और ये गेट के थ्रू होता है, राइट। बीएआरसी गेट के थ्रू भी लेते हैं, अपना टेस्ट भी लेते हैं। एचपीसीएल गेट के सॉरी विदाउट गेट लेते हैं। एचपीसीएल का इस टाइम पे फॉर्म निकले हुए हैं, राइट। कोई भी अगर फाइनल ईयर में सेमेस्टर में वो एलिजिबल है उसके लिए, एचपीसीएल के लिए, राइट। उसके बाद आपका आ गया दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई, इसके लिए आपका जो है वो रिक्रूटमेंट करता है विदाउट गेट। बाकी मेजोरिटी जो है वो आपके विद गेट लेते हैं, राइट। अगर आप लिखने को एग्जाम आओ ना, मैं बहुत कॉलेजेस में जाता हूं, मैं यार तुम लोग करना क्या चाहते हो गवर्नमेंट में, सर जॉब ही नहीं है गवर्नमेंट में। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये 3 कोर ब्रांचेस। कौन कौन है यहाँ पे इस ब्रांच से? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। सबसे ज्यादा जो पब्लिक सेक्टर में जो सीटें निकलती हैं वो आपकी कोर ब्रांचेस के लिए होती है। और आज का जो टाइम ये सिचुएशन है
कि पब्लिक सेक्टर में सीटें खाली रह रही हैं, जॉब करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली मैकेनिकल डोमेन के। और आज के टाइम पे पब्लिक सेक्टर में एंटर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि है ही नहीं स्टूडेंट्स मार्केट में। अब यहीं से प्रोपोर्शन निकाल लो अपने कॉलेज से, कितने परसेंटेज स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में, कितने परसेंटेज इलेक्ट्रिकल में, कितने मैकेनिकल के, कितने सिविल के, परसेंटेज निकाल लो। मे भी शायद 5 से 10% मैकेनिकल, 10% सिविल और 5% इलेक्ट्रिकल, और आपका 50-60% आपका कंप्यूटर साइंस है। यही होगा प्रोपोर्शन मेरे को लग रहा है। और ये पूरे इंडिया की सिचुएशन है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी यही हाल है। हम लोग विजिट कर रहे हैं आजकल, कल परसों 3 दिन पहले हम लोग ज्यूरी में थे, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हिमाचल प्रदेश में ज्यूरी में है। 3rd ईयर के अंदर 12 बच्चे मैकेनिकल के, 2nd ईयर के अंदर 2 बच्चे मैकेनिकल के, 1st ईयर के अंदर 15 बच्चे मैकेनिकल के। नहीं है मैकेनिकल का स्टूडेंट, तो आप लोग में से जो भी मैकेनिकल से गेट का एग्जाम दो, 35 नंबर ले आओगे, तुम्हें पब्लिक सेक्टर से कॉल आ जाएगा। मैं आज गारंटी दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मैं बोल नहीं रहा जैसे ऐसे ही, हम लोग इस डोमेन से डील करते हैं, हमें पता है यूरोपीडिया इज द प्लेटफॉर्म, तो इसी डोमेन से डील करता है। और इनफैक्ट दिस इज द सिचुएशन ऑफ आईआईटी आल्सो। आईआईटी में भी सीटें खाली रह रही हैं। अब उसके पीछे बोलो सर ऐसा क्या रीजन हो गया? कुछ फैक्ट्स हैं उसके पीछे। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए हैं, 12 लाख तक चला गया था गेट का एग्जाम जो लिख रहे थे, 12 लाख। आई थिंक दिस फिगर वाज इन 2016 या 17 के अंदर। उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। इस टाइम पे शायद इस बार शायद नंबर बढ़ रहा है गेट एग्जाम देने का। अदरवाइज पिछले साल आई थिंक 4.5 पता नहीं 4.5 लाखों ने गेट का एग्जाम दिया है, जिसमें 3rd ईयर भी इंक्लूडेड है जो अप्लाई नहीं कर सकता कहीं पे, जिसमें 2 पेपर देने वाले भी इंक्लूडेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और गेट का जो परसेंटेज सक्सेस रेट कितना है, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट इसमें होते हैं, क्वालिफाई होते हैं? हाँ, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं, सॉरी क्वालिफाई करते हैं गेट? 17-18%, 17-18%। रीजन उसके पीछे क्या है? डिफिकल्ट एग्जाम तो है ही नहीं, दिमाग से निकाल दो। रीजन उसके पीछे ये है कि उस जितना बच्चा अप्लाई करता है 50% बच्चा विदाउट प्रिपरेशन जाता है, 50%। और बाकी जो बच्चा बच गया है 20 से 25% वो बच्चा होता है जो लास्ट के 2-3 महीने पढ़ता है, लास्ट के 2-3 महीने। और जो जेन्युइनली पढ़ता है ना, ढंग से पढ़ता है, स्ट्रेटेजी के साथ चलता है, वो एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाता है। और अगर ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़े तो अच्छा स्कोर भी कर देता है। सो ये आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट अगले 2-3 साल यही सिनारियो रहने वाला है जब तक ये रिवाइव नहीं होगा, ये वही रहने वाला है। तो बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास पब्लिक सेक्टर में जाने का, या गवर्नमेंट जॉब में जाने का, या आईटी का ब्रांड, मतलब उसको फील करके आने का। क्या है क्या ऐसा आईटी सिस्टम के अंदर जहां पे हर कोई जाना चाहता है और जिसको पूरी दुनिया जानती है? किससे एमआईटी में भी अगर चले जाओगे ना यूएसए के अंदर, वहां पे जाके बोलोगे आई एम द एलुमनी ऑफ आईआईटी, वो भी रिकॉग्नाइज करेगा तुम्हें, वो भी जानेगा तुम्हें। गलत है, सही है मैं बोल रहा हूं? यही चीज। और तुम्हारा वैल्यू उस दिन पड़ जाएगा जिस दिन लोगों ने तुम्हें रिकॉग्नाइज करना कर दिया। समझ बात? ये चीज होती है, तुम प्राउड फील करते हो। आज तो मैंने इंजीनियर्स करियर का टी शर्ट डाला, जिस दिन हम यूरोपीडिया का टी शर्ट डालते हैं, जिसको लोगों के बारे जिसके बारे में पता है लोगों को सब यूरोपीडिया से हो, वो प्राउड मोमेंट होता है जब आप लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लग जाए। तो मैंने इंजीनियर्स करियर लिखा है, वहां पे तो वाईपी का लोगो होता है, दैट्स इट। वो जानने लग जाते हैं लोग, स्पेशली जब हम आईआईटीज में जाते हैं, क्योंकि आईआईटीज में जितना भी बच्चा जाता है वो सब यूरोपीडिया नहीं भेजे हुए, 80-90% जानते हैं लोग। आईआईटी के डायरेक्टर तक जानते हैं हमें कि अच्छा आप यूरोपीडिया से हैं। ये चीज होती है, ये ब्रांड वैल्यू होती है, ये होती है चीज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं कितने लोग फील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस चीज को, लेकिन ब्रांड का मतलब होता है ब्रांड वैल्यू का। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद हायर स्टडीज, जो मेरे को लगता है हर स्टूडेंट को जाना चाहिए, हर स्टूडेंट को जाना चाहिए। आपके पास 3 ऑप्शन होती है हायर स्टडीज के लिए। पहला ऑप्शन है जिसके बारे में आई थिंक सभी को पता है कि जो एमटेक प्रोग्राम होता है आपका, 2 साल का प्रोग्राम होता है, 12,400 पर मंथ का इसमें स्कॉलरशिप होता है। राइट, 12,400 का इसमें स्कॉलरशिप है, और 2 साल का प्रोग्राम होता है, और तुम हर अलग अलग डोमेन में कर सकते हो। 2 कैटेगरीज ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है, एक होती है तुम्हारी कोर डोमेन, तुम्हारी ब्रांच स्पेसिफिक, राइट। दूसरा होता है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन, जिसमें किसी भी ब्रांच का बच्चा रह सकता है। कौन कौन सी इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन मैंने बताया? डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, और उसके बाद आपका एनवायरमेंट, मटेरियल साइंस, स्पेस एस्ट्रोनॉमी, जियो इंफॉर्मेटिक्स, बहुत डोमेन्स हैं वेयर यू आर एलिजिबल। समझ में आ रही बात? तो तुम लोग स्पेशलाइज वाली डोमेन में जाते हो। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम है एमएस प्रोग्राम,
जिसमें अगेन 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है और ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। आप लोगों में से कितने लोग हैं यहाँ पे जिसका सीजीपीए 7.5 प्लस है कोई यहाँ पे जिसका 7.5 प्लस हो? बहुत कम है जिसका 7.5 प्लस, स्पेशली मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और बाकी रिजर्व में तो 7, 6.5 भी चल जाएगा। अगर इतना सीजीपीए और गेट मेयर क्वालिफाई है, 101% यू विल रिसीव कॉल फ्रॉम द आईआईटी। लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि मेरे को अप्लाई कहां पे करना है, वो पॉइंट मैटर करता है। मोर देन 1000 प्लस ऑप्शंस तुम्हारे पास होती है जब तुम वेरियस जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हो। और हमें अप्लाई करना होता है 3 चीजों के बेस पे, हमारे क्रेडेंशियल्स के बेस पे। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी रैंडमली अप्लाई कर दूं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें एग्जैक्टली वहीं पे अप्लाई करना होता है जहां पे कॉल आने के चांसेस होती है। और अगर तुम्हारा स्कोर लो है, आईटी का ब्रांड चाहिए यार, ब्रांड चाहिए। किसी भी ऐसे डोमेन में एंटर कर जाओ कि जहां पे तुम्हें एडमिशन हो जाए इजीली, फिर वहां पे जाके करो। अच्छा, वहां पे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे ये चीज कि जरूरी नहीं है कि मेरे को जो आईटी में जाना है वो कंप्यूटर साइंस में जाना है या एआई में जाना है या डाटा साइंस में जाना है या कोर डोमेन में जाना है। बिल्कुल भी उससे रिलेशन नहीं है, क्योंकि आईटी के अंदर जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे प्रोग्राम है जो सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, सोसाइटी की नीड के हिसाब से। अगर वहां पे ई व्हीकल स्टार्ट हुआ है, अगर वहां पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट का कोई कोर्स स्टार्ट हुआ है, वहां पे रूरल टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स स्टार्ट हुआ है, वहां पे आपका दिस ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अगर कोई कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो इट मींस दैट इज अ नीड ऑफ द सोसाइटी। आपको क्या लगता है कि वहां पे अगर कोई नया कोर्स स्टार्ट होगा वो उस कॉलेज की नीड है? क्योंकि आईटी तो सोल्यूशन देना उसने कंट्री को, आईटी तो सोल्यूशन देने के लिए कंट्री को, रिसोर्स जनरेट करने के लिए नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशंस। समझ पॉइंट को? तीसरा आ गया आपका डायरेक्ट पीएचडी। इसका भी रिवाइव हो गया वैसे, ये 42,000 हो गया है डायरेक्ट पीएचडी में जो स्कॉलरशिप है, पर मंथ स्कॉलरशिप, राइट। एक पीएमआरएफ होती है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें 70,000 से लेके आपका 80,000 का पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। पर नेक्स्ट इज, अगर आप लोगों में से कोई मैनेजमेंट डोमेन में जाना चाहता है तो वो सभी आईआईटीज के अंदर, सभी एनआईटीज के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, लाइक डॉम्स आईटी मद्रास, आईओआर आईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईसी बेंगलोर। ऑलमोस्ट हर आईटी के अंदर, ऑलमोस्ट हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आईआईटी एनआईटी से मैनेजमेंट कोर्स करेंगे, प्लेसमेंट, वो क्वेश्चन मार्क लाना ही नहीं है दिमाग में। वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स ऑफ इंडिया। ब्रांड है, प्लेसमेंट दी बेस्ट होती है, 50 लाख 60 लाख कम से कम पैकेजेस मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर, आईआईटीज के अंदर, एनआईटीज के अंदर भी 15-20 के आसपास रहते हैं इसमें पैकेजेस, राइट। उसके बाद यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, थ्रू द गेट एग्जाम। एक एफपीएम प्रोग्राम होता है, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, ठीक है जी। उसके बाद फॉरेन के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे है जो फॉरेन के लिए टारगेट कर रहा है, अब्रॉड जाना है कोई यहाँ पे? नहीं। चलो, फॉरेन के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो गेट के थ्रू 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो करती है। एनटीयू सिंगापुर, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, उसके बाद आपका आ गया आरडब्ल्यूटीएच म्यूनिक, और आपका आ गया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, आरडब्ल्यूटीएच जर्मनी और क्रैनफील्ड। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो फॉरेन के लिए गेट के थ्रू करती हैं। अदरवाइज गेट के अलावा पूरा वर्ल्ड खाली है जहां पे तुम मास्टर्स या फिर पीएचडी या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी आप अब्रॉड जा सकते हो, जिसमें स्कॉलरशिप्स आर ह्यूज, राइट। हाँ, अब 2-3 क्वेश्चन यहां पे आएंगे इकट्ठे। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम्स? नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन 3rd ईयर। नेक्स्ट, गोइंग फॉर द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज का मैंने आपको बता दिया क्या रीजन थे। सबसे पहली चीज है ब्रांडिंग, दूसरा चीज है स्पेशलाइजेशन। यही 2 चीज है जिसके पीछे आप लोगों ने भागना है, जिसका वैल्यू तुम्हें मिलेगा। मे बी शायद अभी इमीडिएटली नहीं, मे बी शायद 4-5 साल के बाद। इमीडिएट नहीं मिलेगा तुम्हें उसका रिस्पॉन्स, राइट, इमीडिएट नहीं मिलेगा। और ये गलती करना भी मत कि इमीडिएट बीटेक के बाद आप अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाओ अपने साथ वालों के साथ कि कुछ तो भाई जॉब करने लग गया, उसको तो जॉब लग गया 20,000 का 25,000 का, या कुछ तो ये करने लग गए, कुछ तो वो करने लग गए। तो इमीडिएट कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपको अपना कंपैरिजन करना है, कम से कम 4-5-6 साल के बाद करना कंपैरिजन, क्योंकि अभी वो स्टेज है, हमें लगता है कि शायद बीटेक मैंने कर लिया, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, तो ये टाइम आ गया शायद जॉब करने का। बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी टाइम नहीं आया जॉब करने का। ये जो टाइम है अगला 3-4 साल, ये मेन सबसे क्रूशियल टाइम है पूरी लाइफ का, कि जो आप इस यहां पे डिसीजन लेंगे उसके बेस पे ही आप अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर पाओगे, ये अगले 3-4 साल की मेहनत पे डिपेंड करेगा। कितना मेहनत कर पाओगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर चाहते हो अच्छी लाइफ,
पैसा कमाना पूरा चाहते हो तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। समझ नहीं समझ बात को? तो ये कंपैरिजन मत करना इमीडिएटली बीटेक के बाद कि मैं क्या करूं। एफर्ट डालो, इन्वेस्टमेंट करो टाइम का, टाइम मैनेज करना स्टार्ट करो, आंसर मिल जाएंगे, राइट। तो हायर स्टडीज का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 2 गेट एग्जाम देने नहीं देने, थर्ड ईयर में देने नहीं देना। देखो थर्ड ईयर में आप लोगों को एग्जाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, राइट। थर्ड ईयर के बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते इमीडिएटली कहीं पे भी, आप 8th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में एग्जाम देते हो, एग्जाम कब होता है गेट का? हर साल फरवरी के पहले 2 वीकेंड, वो फिक्स्ड है गेट के एग्जाम देने के, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड ईयर में जब आप देते हो तो 6 सेमेस्टर में होते हो, तो 6 सेमेस्टर के बाद कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उस स्कोर कार्ड को आप अगले साल यूज कर सकते हो। 2 कौन से देने वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। थर्ड ईयर में देने के बेनिफिट आपको ये मिलेंगे कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन हो जाएगा, एक स्कोर कार्ड हो जाएगा। थर्ड ईयर में मैंने एग्जाम दिया, फाइनल ईयर में भी दिया, तो तुमने अप्लाई किसके बेस पे करना है? जिसमें तुम्हारा बेस्ट स्कोर होगा, राइट। दूसरा चीज है कि जब हम मल्टीपल एग्जाम देंगे तो हम अप्लाई कहां पे कर रहे हैं कि उसके बेस पे भी डिपेंड करेगा कि तुम्हें कौन सा स्कोर कार्ड यूज करना है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा। अब पेज करना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये विजिबल नहीं है। ये क्या है पेज? ये वो पेज है जिसके मैंने ये बताया कि आप 2 गेट के एग्जाम कौन कौन से दे सकते हो, राइट। वैसे मैं आपको यही से बता देता हूं, जो सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर जो एक तो सिविल इंजीनियर से दे सकते हो, उसके अलावा आप एनवायरमेंटल साइंस से दे सकते हो, आप उसके अलावा आप मैथमेटिक्स से दे सकते हो, आप उसके अलावा आप लोग जियो इंफॉर्मेटिक्स से दे सकते हो, नवल एंड मरीन आर्किटेक्चर से दे सकते हो। ऐसे आप अलग अलग से दे सकते हो, ठीक है जी। मैकेनिकल है, एक्सी से दे सकता है, डाटा साइंस से दे सकता है, ऐसे अलग अलग मतलब मल्टीपल आप एग्जाम दे सकते हो, राइट। कंप्यूटर साइंस है, अगेन जियो इंफॉर्मेटिक्स से दे सकते हैं, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस बार नया गेट पेपर स्टार्ट हुआ है वो उसके थ्रू दे सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम आप दे सकते हो। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा एट ए टाइम, राइट। क्योंकि पहले 2 वीकेंड फिक्स होते हैं गेट एग्जाम के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो सेम डे आएगा या अगले, वो कभी भी आ सकता है। मे बी आपका एक पेपर आ गया पहले सैटरडे को, दूसरा पेपर आ गया या तो अगले दिन संडे को आ गया, या अगले हफ्ते सैटरडे को आ गया, या अगले दिन संडे को आ गया। तो 2 गेट पेपर के फायदे क्या होते हैं? पहला चीज आता है कि देना कौन सा देना। देखो अगर तो आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो, बड़ी सिंपल, गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो, तो जिस डोमेन में तुम्हारा बीटेक है ना, उसी डोमेन में तुम्हारा गेट का एग्जाम होना चाहिए। ध्यान रखना, दिमाग में सुन लो दोबारा से, कि अगर तुम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो, तो जिस डोमेन में तुम्हारा बीटेक है उसी डोमेन में तुम्हें अपना गेट का पेपर देना है। क्योंकि बाद में एलिजिबिलिटी नहीं बनता। सर मेरा बीटेक सिविल में, मैंने गेट का पेपर दे दिया एनवायरमेंट में, मेरा रैंक आ गया सर 100 के नीचे, मेरे को कॉल आ जाएगा गेट में? किसी से नहीं आएगा, क्योंकि तुम एलिजिबल ही नहीं अप्लाई करने के लिए। गेट का पेपर देने को तो आप किसी मर्जी ब्रांच में दे दो, एक दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब तुम अप्लाई करना स्टार्ट करते हो एलिजिबिलिटी के अंदर, राइट। तो अगर तो तुम पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो तो दो अपनी गेट एग्जाम मेन को पेपर के साथ। दूसरा आ गया कि अगर सपोज मेरे को गेट का एग्जाम देना, सॉरी मेरे को हायर स्टडीज डोमेन में जाना है, अब डिपेंड करता है मेरे को किस डोमेन में हायर स्टडीज में जाना है, उसके अकॉर्डिंगली गेट का पेपर डिसाइड करो। अगर मेरे को सर बीइंग द सिविल इंजीनियर एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को अपनी सर सिविल डोमेन में रहना, कोर सिविल डोमेन में, तो ऑब्वियस है सिविल से देना पड़ेगा। सर मेरे को डिजाइन वाले सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, आरसीसी, स्ट्रक्चर, स्टील हो गया, सोम हो गया, मेरे को नहीं सर इसमें कंफर्टेबल है, क्योंकि सिविल के लिए ये थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं सब्जेक्ट। सर मेरे को वाटर वाले में, तो मेरे को सर आईटी एंटर करना है इजीली, कैसे जा सकता हूं? एनवायरमेंट से गेट का पेपर दे दो, क्योंकि उसमें ये कोई सब्जेक्ट नहीं आता आपका, डिजाइन वाला कोई सब्जेक्ट नहीं होता। वाटर से सब्जेक्ट होते हैं, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आपका एनवायरमेंट हो गया, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। और मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वो तो सेम है, कोई भी पेपर दोगे 30 नंबर वो तो फिक्स है। 70 नंबर वाला जो पार्ट है उसके बेस पे आपने डिसाइड करना है। सर मेरे को वीएलएसआई डोमेन में जाना है, बीइंग द इलेक्ट्रिकल, बीइंग द इलेक्ट्रॉनिक्स, सर मैं कौन सा पेपर दूं? सर मेरे को इलेक्ट्रिकल के कोर में नहीं जाना, मेरे को पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स में नहीं जाना, मेरे को सर वीएलएसआई में जाना है, तो मैं कौन सा पेपर दूं? पेपर दो इंस्ट्रूमेंटेशन का। इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो वीएलएसआई डोमेन में, जिसमें ह्यूज पैकेजेस लग रहे हैं इस टाइम पे। अभी पिछले साल एक स्टूडेंट हमारा गया था एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर, एमटेक इन वीएलएसआई, 38 लाख का पैकेज लगा उसका। और मैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूं, जो शायद सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है किसी को ज्वाइन करने के लिए, तभी मैंने ये एग्जांपल दिया। नथिंग अबाउट आईटीज में क्या पैकेजेस जा रहे हैं, 60, 70, 80, क्योंकि इस टाइम नीड है उस चीज का, कंट्री को नीड है, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत पेश कर रहा है कंट्री को, जिसकी पूरी वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है, जिसकी पूरी वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट। यू कैन एंटर देयर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सर मेरे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट डाटा साइंस और एआई में है, तो पेपर दो ना डाटा साइंस और एआई का। कंप्यूटर साइंस का क्यों देना, क्यों इतना वास्ट सिलेबस पढ़ना? मतलब ये पेपर इसके बेस पे डिसाइड हुए हैं कि भाई अगर मेरे को
एनवायरमेंट से मास्टर्स करना है, मैं स्ट्रक्चर आरसीसी पढ़ के क्या करना है मेरे को, समझ रहे मेरी बात नहीं समझ रहे हो? मेरे को डाटा साइंस और एआई में जाना है, मेरे को कोआ या फिर ये सी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ के क्या करना है? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को वीएलएसआई डोमेन में जाना है, जहां पे मेरे को ईडीसी एनालॉग नेटवर्क कंट्रोल इनका रिक्वायरमेंट है, मेरे को पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पढ़ के क्या करना है? सो दैट इज द रीजन दे हैव गिवन यू द ऑप्शन कि तुम 2 गेट पेपर दे सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसके बेस पे तुम्हें डिसाइड करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक तरीका है चेक करने का कि कैसे तुम डिसाइड करो कि कौन सा तुमने एग्जाम देना है, राइट? तो ये सारा का सारा जो था चीजें मैंने आपको बताई है 2 गेट पेपर के बारे में, 3rd ईयर के बारे में। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप लोगों में से जो 1st ईयर और 2nd ईयर से हैं, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल है। जो से सब्जेक्ट तुम्हारे कॉलेज में चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट मंगवाओ, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, दैट्स इट। लेकिन वो सब्जेक्ट तुम्हें तो क्वेश्चन तब तुमसे सॉल्व होंगे या तब तुम्हें सॉल्व करने चाहिए अगर तुम्हारे उस सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स कंसेप्ट क्लियर हैं, तभी उसको करके फायदा है। अदरवाइज अगर तुम्हारा पर्पस है कॉलेज, जिसमें कॉलेज का एग्जाम निकालना है, शायद उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा गेट के एग्जाम निकालने का या गेट के क्वेश्चन लगाने का। थोड़ा अप्रोच डिफरेंट है। यस, जितना आप लोगों को यहां पे पढ़ाया जाता है उससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा उसको एग्जाम क्वेश्चन को करने का। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीजों को सोचना कि कंसेप्ट कैसे बनाने हैं। अब इसका तरीका भी कैसे पता चलेगा? जब तुम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, तब पहली बार तो जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि मेरे को सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। समझ मेरी बात क्यों समझ रहे हो? कि जब तक तुम प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें आइडिया ही नहीं लगेगा कि इस कंट्रोल सिस्टम में से या सी डाटा स्ट्रक्चर से या मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछता कैसे है वो। क्योंकि जब तक तुम्हें ये आइडिया नहीं लगेगा तब तक तुम उस तरीके से पढ़ोगे नहीं। तो प्रीवियस क्वेश्चन एक बार जब तुम लगा लोगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि उस सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली पढ़ना कैसे है, कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना कैसे है। ये तरीका बड़ा सिंपल सा। तो ये बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी 1st ईयर और 2nd ईयर के लिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा रिचुअल मेंटेन करना। रिचुअल मेंटेन करना, रिचुअल मेंटेन करने से क्या मतलब है कि भाई मेरे को 2 घंटे अगर दिन में पढ़ना है, ये रात के 8 से 10 या 10 से 12 या सुबह के 6 से 8 मेरे फिक्स्ड मैंने कर लिए इस चीज के लिए, तो मेरे को उसको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करेगी वो ये है, जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, रिचुअल मेंटेन करना डेली बेस पे। डेली ना आते उस हिसाब से डेली 2 घंटे इस चीज के लिए लगाने हैं। जब तक ये तुम नहीं लेके आओगे अपनी लाइफ के अंदर, नहीं निकलेगा। बिलीव मी, चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, चाहे तुम प्राइवेट के लिए चले जाओ, चाहे तुम पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर लो, चाहे तुम उसकी तैयारी करो गेट के लिए, तो रिचुअल मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर। अभी गेट का एग्जाम का शायद आज क्या 13 है ना, आज शायद लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस अप्लाई करने का। मेरे को याद नहीं कि 12 या 13 है। विदाउट लेट फीस अप्लाई करने का आज लास्ट डेट है, मे बी शायद कल था। अभी भी तुम अप्लाई कर सकते हो विद लेट फीस के साथ तुम अप्लाई कर सकते हो। ये एक्सटेंड होके हुआ है, आज पहले 29 था, फिर 5 है, अब ये 12 या 13 हुआ है, ठीक है नहीं? अब 3rd ईयर और फाइनल ईयर की स्ट्रेटेजी ये है, पहले तो तुम्हें डिसाइड करना कि मेरे को पेपर देना कौन सा है। और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेन पेपर मत देना, नहीं होगा तैयारी इस टाइम पे। अभी जो आपने पेपर देना है वो 2nd पेपर दो कोई भी। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है 2 गेट पेपर देने, एक पेपर आप दे सकते हो, ओनली एनवायरमेंट दे सकते हो, ओनली डाटा साइंस दे सकते हो, ओनली फॉर एग्जांपल आप इंस्ट्रूमेंटेशन दे सकते हो, ओनली मैथमेटिक्स के साथ आप दे सकते हो। जिसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है गेट लिखो मैथमेटिक्स के साथ और डाटा साइंस में एंटर कर जाओ, ले लो 50 लाख प्लस का पैकेज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो 3rd ईयर फाइनल ईयर जो है, पहले तो ये डिसाइड करना कौन से गेट के पेपर के साथ देना है। मेरे से डिस्कस कर सकते हो बाद में कि कौन सा दें, तो डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद अभी क्या करना है, मैंने उनको 2 घंटे बोले, स्ट्रेटेजी आपका भी वही है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। कम से कम 10 बार लगाओ हाथ से, कम से कम 10 बार, तो तुम्हारा वो लेवल आएगा कि जिसमें तुम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस निकाल पाओगे। और ये 2 घंटे को कम से कम 4 घंटे करना है, कम से कम। और 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। 4 घंटे अगले 3.5 महीने के लिए 100 दिन 4 घंटे 400 घंटे होते हैं। अगर मिनिमम 400 घंटे आपने दे दिए इस एग्जाम के लिए, बिलीव मी फ्रेंड्स, 30 मार्क्स यू कैन इजीली स्कोर, इजीली। और सोचो उससे कॉन्फिडेंस कितना मिलेगा। अभी तो सिर्फ पॉइंट है कॉन्फिडेंस गेन करने का। और जो तुम्हारे 30 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इस 30 मार्क्स तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तुम्हें बेनिफिट देती है, क्योंकि इस 30 मार्क्स में मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। 30 मार्क्स में से 20 नंबर किसके? मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। इस 30 में से
20 मार्क्स मिनिमम, बाकी तुम्हारे सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में भी तुम्हें सारे नहीं करने इस स्टेज पे, इस टाइम पे तैयारी करो तकरीबन 60-70 नंबर का, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं और इससे ज्यादा होगा भी नहीं। 60-70 नंबर का प्लान करो, कौन से उस एग्जाम के अंदर कौन से सब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रेंथ कितने हैं, उसके पीछे पड़ जाओ। सबसे पहले मैथमेटिक्स उठा लो, क्वांट उठा लो, रीजनिंग और ये पार्ट उठा लो, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद फिर सब्जेक्ट पे आ जाओ। 2 घंटे पढ़ो क्वांट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और 2 घंटे पढ़ो अपना टेक्निकल सब्जेक्ट। 4 घंटे को ऐसे डिवोट करो। ज्यादा टाइम दे सकते हो और बेटर है, और ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं सभी को देना चाहिए। जितने भी कल को मान लो अपने एग्जाम क्रैक भी करने हैं ना, चाहे अपना स्टेट जेईई का एग्जाम हो, चाहे पब्लिक सेक्टर के रिटन एग्जाम हो, जितना तुम्हारे पास और जितना ये आप इस प्रोसेस से निकलोगे, या उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका होता है इन एग्जाम्स को क्रैक करने का, वो उनका होता है जो इस गेट वाले प्रोसेस से निकले होते हैं। स्पेशली द एई एग्जाम्स, असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम्स हैं, मोर देन 50% स्टूडेंट्स वो क्रैक करते हैं जो गेट वाली प्रोसेस से निकले होते हैं, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट, तुम्हारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उससे तुम्हें समझ बढ़ जाती है। जेई का एग्जाम होता है वो थोड़ा याद रखने वाला एग्जाम होता है, रट्टा मारने वाला एग्जाम होता है, क्योंकि उसमें तुम्हें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछता, वो याद रखने वाली कुछ चीजें पूछता है वो तुम उसमें से। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उन एग्जाम्स के अंदर, समझ रहे? तो पहले तो आपने उस एग्जाम को समझना है जो उस एग्जाम तुम क्रैक करना चाहते हो, तब तक तुम उसकी स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाओगे कि मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पहले तो तुम्हें उस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए मेरे पॉइंट ये सारा का सारा, राइट? अब लास्ट में आते हैं बात जो मैंने शुरू में बोला था आपको इंटरव्यूज के बारे में। देखो, इंटरव्यू क्या एक ऐसी चीज है, इंटरव्यू जो आप इंटरव्यू होता है ना, वो आपका नॉलेज चेक करने नहीं बैठता। पहली चीज दिमाग में रखना कि वो तुम्हारा नॉलेज चेक करने नहीं बैठता है, वो तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करने बैठता है। चाहे वो क्वेश्चन तुमसे टेक्निकल के पूछ रहा है, चाहे क्वेश्चन तुम्हें एचआर रिलेटेड पूछ रहा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही है जो वो चेक करना चाहता है। और इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, एक आर्ट है। इंटरव्यू एक आर्ट है कि जिसमें, ये आर्ट क्या चीज है कि जिसमें इंटरव्यू को आपने अपने पीछे कैसे लगाना है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू में जाते हो क्या पूछता है आपसे, वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये पूछता है ना। तो वो इंट्रोडक्शन आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, इंटरेस्टिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग नहीं है ना, फंस जाओगे। मतलब आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, पता नहीं मेरे से क्या पूछ लेगा, पता नहीं मेरे से क्या पूछ लेगा। जब तक तुम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें नहीं बोलोगे, तुम उसको अपने पीछे लगा ही नहीं पाओगे। सर, इंटरेस्टिंग चीजों से मतलब क्या है? इस इंटरेस्टिंग चीजों से मतलब है दैट कुड बी योर बीटेक प्रोजेक्ट। तुमसे बोलो अपने इंट्रोडक्शन में, पहले अपने बारे में बता दिया, फैमिली के बारे में हल्का सा बताना, ज्यादा डिटेल में नहीं, बिजनेस में बताने की जरूरत नहीं होती है, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम वो क्या करते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस कैसे करना, उसका यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूं अभी, राइट, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसमें अपने एकेडमिक्स के बारे में बताओ, 10th 12th उसके बारे में बताओ, और बीच में बताओ सर आई एम करंटली डूइंग सम प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे कर रहा हूं, या इसके मैंने किया, आई हैव डन माइनर प्रोजेक्ट ऑन दिस, मेजर प्रोजेक्ट ऑन दिस, दैट कुड बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग, जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अच्छा, इससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, इसमें बोलना इंट्रोडक्शन के अंदर, या उसमें कुछ अपनी हॉबीज या अपने इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर भी आप बोल सकते हो, या करंटली तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में तुम अपना इंट्रोडक्शन एंड कर सकते हो। सर करंटली आई एम डूइंग सम वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, या सर करंटली लाइक द फेस्ट इज कमिंग इन अवर कॉलेज, सो आई एम द ग्रुप लीडर, जो भी आपको कोऑर्डिनेटर हूं मैं उसके लिए। उसका इंटरेस्ट बन जाएगा आपसे पूछने का। पूछेगा नहीं पूछेगा आपको क्वेश्चन, वहां से वहीं से पूछेगा क्वेश्चन आपको, बस वो चल गया आपके पीछे, फिर आपको पता है कैसे आंसर देना, उसका आंसर किया, फिर अगला क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंगली पूछेगा जिस बेस पे आप आंसर करते हो। ये आर्ट होता है इंटरव्यू के लिए। और ये आर्ट ऐसा नहीं कि तुम नॉर्मली सीख जाओगे, ये आर्ट तुम सीखते हो जितना ज्यादा तुम रिहर्सल करोगे, जितने ज्यादा तुम मॉक लगाओगे। मॉक लगाते हो क्योंकि जब तुम मॉक लगाते हो किसी के साथ, तो एंड में जो तुम्हें फीडबैक मिलता है ना, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तुम एक्चुअल इंटरव्यू में जाते हो, तुम बाहर आके तुमसे पूछना कि कैसा रहा इंटरव्यू, बहुत अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। मेरा अगला क्वेश्चन उसको ये होता है कि आपको किसी ने फीडबैक दिया? नहीं, फीडबैक तो नहीं दिया। तो हाउ यू कैन डिसाइड, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सुनना चाहता है। हमारी छोटी सी एक मिस्टेक, पूरी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, एक छोटी सी मिस्टेक सारा का सारा इंटरव्यू आपका जीरो कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे उसने क्वेश्चन पूछा, पहली चीज ये तो इंटरव्यू का सिलेक्शन ना इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि मेरे कितने क्वेश्चन मैंने सही आंसर किए, कितने आंसर गलत किए। ये वाइवा नहीं है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक छोटी सी चीज सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपसे कोई चीज पूछी, कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे,
आपको पता ही नहीं है और आपके दिमाग में चल रहा है यार अगर मैंने गलत दे दिया ना आंसर मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, और उस चक्कर में आपने झूठ बोल दिया उसको कि सर ऐसे ऐसे होता है। उसने अगला क्वेश्चन पूछा आर यू श्योर, मतलब जितने कॉन्फिडेंस से उसने पूछा श्योर, उतने कॉन्फिडेंस से आपने अगर बोल दिया ना यस सर आई एम श्योर, बस नहीं रखेगा आपको, जितना मर्जी आंसर सही दे जाओ। तो जब क्योंकि उसने तुम्हारा पसंद, उसको पता कि भैया अगर ये इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकता है मेरी कंपनी के अंदर आएगा, ये तो बस इसी काम के लिए रह जाएगा वो, तो एक्चुअल में वो तुम्हारा पर्सनैलिटी चेक करने बैठते हैं। अब मेरे को नहीं पता कि जीडी जीटी वगैरह आपको पार्टिसिपेट करने होते हैं कि नहीं होते। ग्रुप डिस्कशन आपको इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि भाई मान के चलो जब मैं एक्चुअल जीडी में जाऊंगा मेरे को उस टॉपिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा। जीडी को हमेशा इस तरीके से तैयार करके चलना है। उसके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जीडी के, हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू एंटर इनटू द ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू कंक्लूड द ग्रुप डिस्कशन। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गूगल करना, यूट्यूब पे डालना हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, एक ही वीडियो आएगा वहां पे टॉप पे योरपीडिया का, हाउ टू कंक्लूड योरपीडिया का वीडियो आएगा, हाउ टू एंटर योरपीडिया का, क्योंकि ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो 5-7 मिनट की वीडियोस हैं। आपको टॉपिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, स्टिल हाउ यू कैन क्रैक दैट जीडी, ये 3 वीडियो सुन लेना, आपको पता लग जाएगा यार कि जीडी को कैसे क्रैक करना है। और अगेन वहां पे भी वो यही चेक करने बैठता है तुम्हारा पर्सनैलिटी, क्योंकि ग्रुप में तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम किसी की बात काट तो नहीं रहे हो, अगर तुम्हें उसकी बात काटनी है तो कैसे काटनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करती हैं इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर, जीडी वगैरह के अंदर या इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू सामने वाले बोल रहे हैं तू गलत बोल रहा है, नहीं नहीं सर मैं ठीक हूं आप गलत हो, नहीं रखेगा तुम्हें। ये छोटी सी चीज है, लेकिन हमें बाहर आके लगता है यार मैंने तो उसका बेवकूफ बना लिया, नहीं होता ऐसा। वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने पता नहीं कितने इंटरव्यूज लिए होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, उनको पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, चाहे उसको खुद को भी आंसर नहीं पता उसका। ये जरूरी नहीं होता कि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसको आंसर पता होगा उसका, नहीं। जितना आपका इंटरव्यू चलता है मोर देन 80% क्वेश्चंस जो आप आंसर करते हो उसके बेस पे बनते हैं। क्या वो लिस्ट लेके बैठे हैं क्वेश्चन का? नहीं लेके बैठते हैं क्वेश्चन का लिस्ट, नहीं। जो तुम आंसर करते हो उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि अगला क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, उसी पे डिपेंड करता है सारा, राइट। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द डोमेन्स, जितना भी मेरे को यहां पे आपको बोलना था। इसके अलावा उस स्कैनर पे, सो दिस इज अ स्कैनर जो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का है। आप इसको सभी इसको स्कैन करके एक बार गो थ्रू करो, प्लेटफॉर्म को स्कैन करो सभी इसको, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो तुम्हें अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड में हो, तो बाय द टाइम जो चीजों का तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, सर पता ही नहीं चला एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट कब आया, सर आईएसआरओ का कब आया, या सर ये कब फॉर्म्स ओपन होते हैं, पता ही नहीं है हमें। इसको गो थ्रू करना ढंग से घर जाके। इसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंस्पिरेशनल जर्नीज से रिलेटेड, एक इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ, और इतने मतलब वो सुनने वाली होती है चीजें यार कि कैसे इन्होंने सिलेक्शन हुआ है, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल कैसे लगे रहे। सुनना तुम उनको, तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा कि यार मैं तो बहुत बेटर स्टेज में हूं, ये तो कितना कुछ कहां से निकला है यार, कैसे बना है। ऐसी बहुत सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पे, इनको सुनना आराम से घर जाके, राइट। अब एंड में कोई आपका क्वेरी किसी भी तरीके का, एनी क्वेरी इफ एनी वन ऑफ यू हैव। हाँ जी, नहीं कोई एज लिमिट नहीं है, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। यस पूछो कोई भी क्वेरी जो आपका है। नहीं सेकंड ईयर में नहीं दे सकते हो आप, थर्ड ईयर ऑनवर्ड दे सकते हो आप। एनी अदर क्वेरी एनीवन? जियो इन्फॉर्मेटिक्स का दे सकते हो, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इसी बार स्टार्ट हुआ है, डाटा साइंस और एआई का इसी बार स्टार्ट हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम। अच्छा डाटा साइंस और एआई का स्पेशलिस्ट पेपर क्यों स्टार्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। इस बार पहली बार है कि डाटा साइंस और एआई का पेपर स्टार्ट हुआ है। वो क्यों स्टार्ट हुआ है?
सर बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर क्या मैं डाटा साइंस में एआई में जा सकता हूँ? यस जा सकते हो सर। बीइंग द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है, क्योंकि जैसे मैं पहले बोल के हूं कि दिस इज नॉट द डोमेन ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये मैथमेटिक्स का डोमेन है। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई मैथमेटिक्स का डोमेन है। तो सर क्या मैं पहले जा सकता था? अगर मैं मैकेनिकल से गेट का पेपर दूं या कंप्यूटर साइंस से दूं या इलेक्ट्रॉनिक्स से दूं, मैं जा सकता हूं? ये तुम जा सकते हो, लेकिन क्यों स्टार्ट किया? स्टार्ट इसलिए किया, स्पेशली जो नॉन सीएस ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन सीएस ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्शन हो जाएगा प्योरली मैथमेटिक्स के बेस पे। लेकिन जब तुम वहां पे जाते हो तो तुम्हें महीने 2 महीने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तुम्हें कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं। अब आईआईटी बोल रहा है कि अगर तुम्हें भाई जाना इस डोमेन में, तुम उसी का ब्रांच का पेपर जो है वो क्रैक करके आओ और उसका बेसिक फंडामेंटल समझ के आओ कि क्या चीज है, क्या कोडिंग होती है, क्या 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 की चीजों से लर्न करना है, वो तुम पहले से सीख के आओ, सो दैट कि तुम्हें यहां पे आके एक्स्ट्रा एफर्ट करने का रिक्वायरमेंट ना पड़े। इसीलिए वो डाटा साइंस एआई जो है वो स्टार्ट हुआ। राइट, आप मैथमेटिक्स से पेपर दे सकते हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से दे सकते हो, डाटा साइंस से दे सकते हो, देने को इंस्ट्रूमेंटेशन से भी दे सकते हो आप, ऑप्शन है सारे। हाँ इंस्ट्रूमेंट मतलब देने को तो पेपर दे सकते हो। अब क्यों उसने ये ऑप्शन क्यों दिया है? जब जब तुम्हारा एलिजिबिलिटी बनेगा, जिसमें एलिजिबिलिटी बनेगा वही उसने ऑप्शन दिया है। अगर देने को तो मैकेनिकल से दे लो, चाहे बीइंग द कंप्यूटर साइंस, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी एलिजिबिलिटी के अंदर। हाँ, और बहुत पब्लिक सेक्टर जो कंप्यूटर साइंस का इंटेक कर रहे हैं। अभी कैबिनेट सेक्रेटरीट में भी कुछ पोस्टें निकला है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का निकला है वैकेंसीज, और वो गेट के थ्रू है। हाँ जी, मैं वही इनसे डिस्कस कर रहा था कि या तो आप गेट इन कंप्यूटर साइंस दे सकते हैं या गेट इन डाटा साइंस एंड एआई देंगे। गेट इन डाटा साइंस देंगे तो उसमें 40% तो मैथमेटिक्स ही है, उसके बाद डीबीएमएस है, उसके अंदर एल्गोरिदम है, उसके बाद मशीन लर्निंग है और आपका एआई है। ये सिलेबस है बस, और सब्जेक्ट कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब आप गेट इन कंप्यूटर साइंस देंगे तो आपके वो सारे 9 सब्जेक्ट्स आएंगे आपका, टीओसी, एल्गोरिदम, सी डाटा स्ट्रक्चर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी? आपने बोला था कि पीएचडी आप वहां से कर सकते हैं स्कॉलरशिप पे, उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये होता है, देखो पहली चीज तो पीएचडी को अगेन वही समझना है कि पीएचडी एक जॉब होती है, क्योंकि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, प्रोफेसर को नीड है लोगों की, और वो आप लोग ही होते हैं जो बेस्ट, जो उसको एनर्जी के साथ एफर्ट मार सकते हैं। अगर वो एज ए जॉब ओपनिंग निकालेगा ना, बहुत सारी कंट्रीज में पीएचडी को जॉब ही लिखा जाता है, वो पीएचडी नहीं लिखते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है 3 साल का प्रोजेक्ट है, इतना मैं पैसा पर मंथ आपको दूंगा और इस टॉपिक के ऊपर काम करना है। राइट, पीएचडी का अंडरस्टैंड ये करो, पीएचडी एक प्रोजेक्ट होता है, तो ये जॉब होती है, तभी आपको वो इतना इन्वेस्टमेंट करता है आपके ऊपर। अब कोई प्रोफेसर आपको यस कब बोलेगा? वो तब आपको यस बोलेगा अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करो। आपका ब्रांच के आप अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करो, मान लो आपका एक्सपर्टीज है मास्टर्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स में है, थर्मोडायनेमिक्स में आपने किसी टॉपिक के ऊपर, मान लो आईसी इंजन के छोटे से टॉपिक के ऊपर काम किया है। अब आप जब अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है, अब यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है जो नॉर्मली लोग नहीं लगाते हैं, जिसको वर्ल्ड की 50 यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी होती है। हमें क्या करना है, उन यूनिवर्सिटीज की मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाके प्रोफेसर की लिस्ट निकालनी है, उसमें ये देखना है कि जिस डोमेन में आपने काम किया कौन सा प्रोफेसर उसमें ऐसा है जो उस डोमेन में काम कर रहा है। फिर हमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है और वो उसको भेजना है, प्रोफेसर को मेल करना है कि सर मैंने आपका रिसर्च वर्क देखा है, आपने इस डोमेन में काम किया है, मेरे को इसमें बहुत इंस्पिरेशन मिला, और मैंने भी जो अपने मास्टर्स में काम किया वो इसी टॉपिक से रिलेटेड किया है, और मैं आपके अंडर आके ये परस्यू करना चाहता हूँ। अब थिंक हो कि यू आर अ प्रोफेसर, आपका प्रोजेक्ट है, आप प्रोडक्शन वाले बच्चे को रखोगे? नहीं रखोगे। या आपने किसी ने आरआईसी में काम किया है और उसकी रिक्वायरमेंट आईसी इंजन से रिलेटेड है, क्या आप उसको रखोगे? नहीं। तो रिक्वायरमेंट मीट होना जरूरी है, वो मैचिंग होना जरूरी है, तब वो आपको करेगा ये। और यूरोपीय ग्लोबल पे यही चीजें चलती हैं सारी। यू कैन अप्लाई फॉर द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम आल्सो, लेकिन उसके लिए सीजीपीए का क्राइटेरिया है 8 सीजीपीए प्लस जिसका है, यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड, $4000 स्कॉलरशिप पर मंथ, जिसमें तुम्हारा वहां पे खर्चा $1500-1800 से ज्यादा नहीं है, बाकी सारा तुम्हारा सेविंग है। एक वही अगेन कंपैरिजन आप करेंगे, डायरेक्ट पीएचडी जाने में फॉरेन में फॉर एग्जांपल साल 1 साल लगा, राइट, या मास्टर करके भी चले गए 3 साल के बाद। कुछ लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट ज्वाइन कर लिया, वो ले रहे 20, 25, 30, 40 हजार का नौकरी, तुम लैक्स में सेव कर रहे हो, उसका तो वो जॉब है, तुम्हारा तो सेविंग है वो। ये चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी अवेलेबल है। यस, एनीवन, एनी अदर क्वेरी? फर्स्ट पेपर में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, ब्रांच क्या आपका? कंप्यूटर साइंस। एक्चुअली वो स्लाइड विजिबल नहीं है,
चलिए अच्छा स्लाइड साइड होते दोनों वही गेट के पेपर ही हैं 100 मार्क्स के, बस इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएगा। इट्स समथिंग लाइक कि मैंने पूरा साल मेहनत किया, वो 3 घंटे शायद मेरी लाइफ के अच्छे नहीं थे, मैं क्यों 2 घंटे पेपर देने चाहिए, शायद वो 3 घंटे मेरी लाइफ के अच्छे नहीं थे, मैं बीमार हो गया उस दिन, या मैं जब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया मेरे से 3-4 क्वेश्चन शुरू के ही गलत हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे हो जाएगा, मेरा पेपर मतलब गलत जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो तुम्हारी एक ऑप्शन बढ़ जाती है, पहला चीज। दूसरा, पेपर वही चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक गेट कंप्यूटर साइंस में देना है, एक डाटा साइंस में देना है, तो जब आप कंप्यूटर साइंस में दे रहे हो 30 मार्क्स तो वो कॉमन है, तो जो 70 मार्क्स जो आपका टेक्निकल वाला बचा, कंप्यूटर साइंस में आपको वो अपने सारे 9 सब्जेक्ट्स आएंगे, जब डाटा साइंस से आप दे रहे हो तो उसमें आपको 4-5 सब्जेक्ट ही करने हैं, तो सिलेबस का डिफरेंस होता है। और उसके बाद जब तुम अप्लाई करते हो, अब तुम अगर डाटा साइंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, ऑब्वियसली यू विल बी एलिजिबल ओनली फॉर डाटा साइंस एंड एआई डोमेन्स, लेकिन जब तुम कंप्यूटर साइंस अप्लाई करते हो, यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द डोमेन्स। उसमें डिफरेंस है कि आपको उसमें 10 सब्जेक्ट पढ़ने, इसमें डिफरेंस है आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये इस तरीके से डिसाइड होगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करो और कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है, इसके बेस पे डिसाइड करो, ये चीज है। हाँ, आप साइट विजिट करो, आईटीज का साइट विजिट करो, आईआईटी बेंगलोर इस बार करवा रहे हैं एग्जाम, साइट विजिट करो, सिलेबस देखो कहां कहां पे कैसे है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, यस, एनी अदर क्वेरी? सर दोनों एग्जाम देने कंपल्सरी है? नहीं, वो मैं पहले बोल चुका हूं, दोनों एग्जाम देने कंपल्सरी नहीं है, तुम एक दे सकते हो। और जो सिविल ब्रांच है ना, सिविल ब्रांच में ना डाटा साइंस लिखा नहीं हुआ उसके आगे, तो दिमाग में डाउट आता है कि सर मैं डाटा साइंस से क्या सिविल इंजीनियर दे नहीं सकता? दे सकते हो, बस आपको डाटा साइंस को पहला पेपर देना है, तो उस केस में तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग पहला पेपर देते हो तो सेकंड पेपर डाटा साइंस नहीं दे सकते। इस कॉम्बिनेशन, इस चार्ट का बहुत बड़ा मतलब है। ये आईआईटी बेंगलोर का साइट विजिट करना, नॉट आईआईटी बेंगलोर, गूगल करना गेट 2024 आईआईटी बेंगलोर, उस साइट में ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। Yes, anyone, any other query? कोई और क्वेरी? ओके, चलो, इन द एंड वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड है। कोई भी आपको फ्यूचर में कोई भी किसी तरीके का क्वेरी हो, वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34, राइट। हमारा क्लासेस वगैरह चलता है वहां पे, गेट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, स्टेट एग्जाम्स का, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। देखो, ऑब्वियसली ऑफलाइन इज द बेटर ऑप्शन। ऑफलाइन में देखो, दोनों चीजों के अपने फायदे नुकसान है, दोनों के अपने प्रोन्स कॉन्स है। ऑफलाइन में तुम इंटरेक्शन मिलती है, क्लास में बैठ